नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, आज के जो वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जो 12 जनवरी 2023 को जो डबल बेंच के द्वारा एलटी ड्राइंग के अंतर्गत जो जजमेंट आया था, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। कई बच्चों द्वारा मुझे बार बार फोन किया गया और साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से या कहें कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों द्वारा पूछा गया था कि सर, जो 12 तारीख को जो जजमेंट आया था, क्या उस जजमेंट के अंतर्गत जो स्टे लिया गया है, क्या हमारे जो इसके अंदर का जो भर्ती प्रतिक्रिया है उसमें पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या हमारा रिजल्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा। इसी संबंध में आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, और इसी वीडियो को आगे ये देखिएगा, इसमें मैंने हरीश आर्य जी से पर्सनली कल बात की थी और उनको जब मैंने फोन किया था उनके द्वारा एक शब्द में से बोला गया कि आप क्या वीडियो बनाने के लिए चीजें पूछ रहे हो। तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जी सर, मैं इसी संबंध में आपसे जानना चाह रहा हूँ। बहुत से बच्चे दुविधा में हैं, कम से कम उनकी दुविधा दूर कर सकूं, बार बार फोन कर रहे हैं। तो उनके और मेरे बीच जो वार्तालाप हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है। तो इस वीडियो के अंत में वो रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, आपके समझ में पूरी तरीके से भर्ती प्रतिक्रिया का जो मेन बिंदु है वो समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, और साथ ही ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लेंथी रहेगी, इसीलिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक अवश्य देखिए। जितने भी ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार मेरा नंबर आ सकता है, तो वो बच्चे तो अवश्य इस वीडियो को देखें। और उन बच्चों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा जो बच्चे इस वीडियो को देखते तो हैं और साथ ही नकारात्मक कमेंट अवश्य करते हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है कि जो नकारात्मक कमेंट अवश्य करना ही है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, नकारात्मक कमेंट करने से पूर्व ही ये जैसे ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, तो प्लीज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भैया इस वीडियो को स्किप करके दूसरी चीजें आप देख लीजिए। आप और अच्छी चीजें जहां पर आपको देखने को मिल सकती वो चीज अवश्य देखें और इस वीडियो को स्किप कर देंगे, जिससे कि आपका नकारात्मक कमेंट मुझ तक ना पहुंच सके। क्योंकि उससे क्या लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार कोई आपको जानकारी देना चाहता है और आप उसको इस प्रकार से जलील करते हो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की जब पृष्ठभूमि में उतरोगे तो आपको शिक्षक की वैल्यू पता चलेगा। और इसीलिए कभी भी किसी शिक्षक की, चाहे वो किसी भी प्रकार का पढ़ाता हो या किसी भी प्रकार का हो, कम से कम उसकी अपमान नहीं करना चाहिए। मैं इतना आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। तो मुझे कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, मगर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जो बच्चा इस प्रकार की हरकतें करता है। ठीक है, वो ये हरकतें वही बच्चा करता है जिसके इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत सिलेक्शन होने की 0% उम्मीद रहती है, वही बौखलाया जाता है। तो उस बौखलाहट में वो इस प्रकार के नकारात्मक कमेंट कर, जिस बच्चे को इस भर्ती प्रतिक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, तो उसके लिए वेल डन। आपका जो नॉलेज है उस पर इजाफा हो, और साथ ही अच्छी बात है कि आप ऐसी नॉलेज रखते हो जो बच्चे को पता नहीं है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। 12 तारीख को जो डबल बेंच में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट को लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो 12 तारीख को जो जजमेंट आया था उसमें जो स्टे ले लिया गया था, क्यों ले लिया गया था? क्या इस स्टे से आपका जो रिजल्ट प्रभावित होगा, या फिर इस स्टे लेने से जो आपका जो डिसीजन दिया था उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? जो बीएड और जो नॉन बीएड जो चल रहा था, क्या वो फिर दोबारा पुनर्जीवित हो जाएगा? ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर रहेंगी। देखिए दोस्तों, जो जजमेंट आया था उसमें स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया था कि इस भर्ती प्रतिक्रिया को लंबी न खींचते हुए, छात्र हित को मद्देनजर रखते हुए, मैंने पिछले कई अपने लगातार वीडियो में ये बोला है कि जो ये डिसीजन आएगा दोनों पक्षों के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जिस बच्चे ने मेहनत की है उस बच्चे के साथ यहाँ पर सरकार अन्याय नहीं करेगी। तो वास्तव में वो चीज हुई भी। तो जो सभी के पक्ष में ये डिसीजन आया। जब मेरे हरीश जी से बात हुई थी तो वहां पर
बीएड और नॉन बीएड की कहीं पर बात नहीं हुई थी। वहां पर जो उन्होंने जो चैलेंज किया है, जो काफी बच्चे सोचेंगे कि यार हरीश ने इस प्रकार से तमाम चीजें कर रहा है, वो चीज कर रहा है, नहीं, उन्होंने जो 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 चीज को चैलेंज किया था, वो रूल को चैलेंज किया था, जो विज्ञापन में जो संशोधन कर दिया गया था, उस रूल को लेकर वो हाईकोर्ट गए थे। उस चीज को यहाँ पर चुनौती उन्होंने दी थी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये बीएड और नॉन बीएड को चुनौती दी थी, तो दोस्तों आप कह सकते हैं, मगर उन्होंने जो रूल को यहाँ पर चुनौती दी थी, उस चुनौती के अंतर्गत क्या मोड़ इस भर्ती प्रतिक्रिया ने 2 साल से लिया, आप सभी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो 12 तारीख को जो हाईकोर्ट में जो डिसीजन आया था, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि इसमें बीएड और नॉन बीएड को दोनों को यहाँ पर क्या दिया जाए, मौका दिया जाएगा। और साथ ही जिन बच्चों द्वारा, जो बीएड कैंडिडेट जो बच्चे हैं, जिनके द्वारा इस रूल को चैलेंज किया गया था, उन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट रोक दिया जाए और उनकी सीटों को यहाँ पर सुरक्षित करते हुए और रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जैसे आप सभी को पता है 232 के आसपास ड्राइंग सब्जेक्ट में ये पद हैं, ठीक है। जो पद हैं, इसमें से अगर हम बात करें, जो 15 पद आप माइनस कर लीजिएगा, जो शेष जो पद बचे हैं, उसमें क्या था, आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित होना था। यहाँ पर बीएड और नॉन बीएड कुछ नहीं था, यहाँ पर बीएड आपका रिजल्ट घोषित होना था। यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं, तमाम सभी बच्चे ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट घोषित हो, ज्यादा लंबा इस भर्ती प्रक्रिया को ना खींचते हुए जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित हो। और सरकार ने भी अपना पक्ष मजबूती के साथ, या आयोग द्वारा भी अपना पक्ष, जो उनके द्वारा जो अमेंडमेंट किया गया था, उससे संबंधित तमाम चीजें उन्होंने पुख्ता तौर पर यहाँ पर रखी। और वहां पर जो अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं द्वारा, जो सरकार के अधिवक्ता होते हैं, उन्होंने इस चीज को अपने तौर पर यहाँ पर रखा। और जो जज थे, उन्होंने इस डिसीजन को सुनाया और लंच से पूर्व जो तमाम चीजें चल रही थी कि हाँ इसमें होगा नहीं होगा, तो उन्होंने सभी के पक्ष में यह फैसला दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि इसमें जो 12 तारीख के बाद जो स्टे ले लिया गया था शाम को, वो क्या है। बहुत से बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि जब मैंने कहा था कि आपका सभी को यहाँ पर मौका मिल गया, उसके जब उनको पता चला कि यार इसमें तो स्टे ले लिया गया, सभी के चेहरे मुरझा गए थे। फिर से वही तनाव, जो पहले जिस तनाव से गुजर रहे थे, वही तनाव और अधिक हावी आप लोगों पे हो गया था। क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं घोषणा करने की जब बात की गई थी, तो उसके बाद जब अचानक ये चीज हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रेशर में आ चुके थे। कई बच्चों के मुझे लगातार फोन आ गया कि सर क्या हो गया, अभी तक ये हो रहा था, तमाम चीजें। तो दोस्तों, जो उन बच्चों द्वारा इसमें रीट दायर की गई थी, 2 पार्टियां थी। जैसे हरीश आर्य जी के जो पक्ष में जो बातें हो रही थी, या नॉन बीएड वालों के तरफ से तमाम चीजों को, इसमें क्या हुआ, जिन लोगों ने रीट पिटीशन दायर की थी हाईकोर्ट के अंतर्गत, उस समय 15 बच्चों का यहाँ पर उल्लेख, आप जजमेंट पढ़ोगे तो जजमेंट में भी 15 बच्चों का उल्लेख है कि 15 बच्चों का यहाँ पर क्या करते हैं, सीटों को रिजर्व करते हुए आप क्या करते हैं, भर्ती प्रतिक्रिया को यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें होती। फिर 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख की शाम को इसमें स्टे ले लिया गया। स्टे क्यों ले लिया गया था, इसमें जो कुल बच्चों की संख्या थी वो 33 के आसपास ये टोटल बच्चे हैं। उनमें से सिर्फ 15 बच्चों को यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था कि इनका जो रिजल्ट सुरक्षित रखा जाएगा, और जो सही बच्चे थे तो वो बच्चे इस जो रिजर्व रखने की जो बात आ गई थी, जो हाईकोर्ट ने जो तमाम चीजें हुई थी, तो वो चीजें उसके अंतर्गत नहीं आए। तो जब हरीश आर्य जी के जो अधिवक्ता, जो तमाम इनके पक्ष में जो अधिवक्ता रहे, उन्होंने शाम को रिपिटिशन दायर करी और उन्होंने कहा है कि इसमें जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 15 ना होते हो, वो 33 वो है, इसलिए यहाँ पर स्टे ले लिया गया। और जो 12 तारीख को, जो 13 तारीख को जो हियरिंग की तिथि जो दिखा रही थी, वो तमाम चीजें यहाँ पर था कि हाँ ये, और इनके अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को ये संज्ञान लाया गया कि इसमें 15 बच्चे नहीं, इतने बच्चे, इसमें 33 बच्चे इंक्लूड हैं। इन बच्चों का यहाँ पर नाम और पूरी तरीके से उनकी लिस्ट क्या किया गया, हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया गया था। अब 33 बच्चों का यहाँ पर क्या होगा, जो अब जो 14 फरवरी को जो डिसीजन आने वाला है, उस डिसीजन में आपका जो रिजल्ट था, रिजल्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिसीजन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वर्ष तौर पर पहले कह रहा हूँ, जो डिसीजन दिया गया है उसी पर आपकी भर्ती प्रतिक्रिया निरंतर आगे को बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जो भर्ती प्रतिक्रिया है अभी भी कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जब तक तो आपकी नियुक्ति नहीं होती, ये जो प्रकरण है आपके विचाराधीन हाईकोर्ट के अंतर्गत है। अब इसमें जो
दलील पेश की गई थी, वो कहा गया था कि इसमें 15 बच्चों से स्ट्रेंथ इनकी 33 या जो भी है 33 से ऊपर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है ये है। अब हाई कोर्ट अब जो 14 तारीख को जो समय दिया गया है, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश है तो आपको पता है जो ये समय दिया गया था, इसमें उन बच्चों को प्लस करते हुए और साथ ही उसमें जो 14 तारीख को जो हियरिंग है उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 14 प्लस 17 यहाँ पर अगर 15 प्लस अगर 17 बच्चे और हैं उसमें इंक्लूड करोगे तो जो बच्चों की स्ट्रेंथ बनती है, मान लीजिए इसमें 33 बच्चे हैं, 33 बच्चे हैं, 232 सीटें हैं, 232 सीटों में से आप 33 सीटों को हाईकोर्ट ये कहेगा कि इन बच्चों की सीट को आप सुरक्षित करते हुए जो पूर्व में जो डिसीजन दिया गया था वही डिसीजन रहेगा, मगर इसमें उन बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित कर दिया जाएगा, उन बच्चों का सीट को सुरक्षित करते हुए और रिजल्ट को यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर आपके रिजल्ट में कहीं से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आपका रिजल्ट ये जारी होगा 14 फरवरी के बाद आपको देखने को मिलेगा, तुरंत ही आपका ये रिजल्ट घोषित होते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर अभी बाई चांस मान लीजिए अगर वर्तमान समय में आपका रिजल्ट घोषित करने की अगर बात भी कहें तो आपको पता है कि वर्तमान समय में चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात, यूकेपीएससी की बात करें या सरकार में तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से पटवारी का पेपर जो लीक हुआ है, तमाम चीजें जो धड़ पकड़ हो रही हैं और जिसमें संजीव चतुर्वेदी जिनकी वाइफ है रितु चतुर्वेदी ने 400 करोड़ में ये पेपरों का सौदा किया था, इसमें ही अभी सरकार उलझी पड़ी है। तो अभी आपका रिजल्ट इतनी जल्दी घोषित नहीं करती, क्योंकि इस प्रकार का ये मुद्दा बना हुआ है कि आप सोच समझ कर भर्ती परीक्षाओं को ये कराएगी, साथ ही आपका रिजल्ट भी बहुत सोच समझ के घोषित करेगी। तो ये सोच के चलिए कि आपका फरवरी में ही ये घोषित होना था आपका जो रिजल्ट। तो दोस्तों देखिए जो 14 फरवरी की जो तिथि दी है उसमें वही चीज होगी, कोर्ट ये कहेगा कि इन बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित करते हुए आप और जो शेष रिजल्ट है आप 199 बच्चों का जो 199 पोस्टों पर आपका क्या होगा रिजल्ट घोषित हो जाएगा और जो 33 जो सीटें हैं वो आपकी रिजर्व हो जाएंगी, रिजर्व हो गया उनका। अब देखिए बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर इसके अंतर्गत क्या हमें तो नुकसान है, क्योंकि 33 सीटें पहले से ही माइनस हो गई हैं और जो 33 सीटें जो माइनस होगी उसके अंतर्गत तो उन बच्चों का सिलेक्शन अवश्य होगा और हमें कहीं से कोई फायदा नहीं है, चाहे एससी कैटेगरी की बात करो, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी, तो इसमें हमारे पदों की संख्या कम हो जाएगी, इसमें तो हमें नुकसान है। तो दोस्तों आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, इसमें आप लोगों को कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही नियुक्तियां होंगी, क्योंकि इन बच्चों का भी नाम प्रत्यक्ष तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष गया है और ये जो प्रत्यक्ष तौर पर जो इनकी जो सूची है वो आयोग को भी जाएगी और आयोग के अंतर्गत ये जिसमें रिजल्ट घोषित होगा, जो आपकी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ के अंतर्गत ये बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए 33 बच्चे हैं, 33 बच्चों में से अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है या कहें 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है और 10 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे ओवरऑल एक मेरिट बनेगी, उनमें से इन बच्चों का नाम को क्या कर दिया जाएगा जिसमें रिजल्ट घोषित होगा। तो जब ये बच्चे उसकी उस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे या उस मेरिट के अंतर्गत आएंगे तो उनको रिजर्व करते हुए जो बच्चे उनको रख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे भी उसमें मेरिट में आएंगे, जनरल मेरिट बनेगी तो इन बच्चों को भी कैटेगरी वाइज। अब बहुत से बच्चे कहेंगे अब इसमें किस प्रकार से नुकसान होगा हम लोगों को, नहीं, अगर मान लीजिए इसमें जनरल के 10 बच्चे हैं, एससी के 5 बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे होंगे, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होंगे, तो उन कैटेगरियों में से ये बच्चे क्या होंगे माइनस होते जाएंगे, ठीक है। एससी की अगर 5 पोस्ट है तो उसमें से 2 पोस्ट इधर चली गई तो 3 पदों में यहाँ पर क्या होगी भर्ती होगी और साथ ही 2 जो पद हैं वो भी आपकी क्या होगी, जो मेरिट के आधार पर जो आएंगे वो बच्चे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उनको रिजर्व रखा जाए। अब मान लीजिए इसमें से 30-33 बच्चों में से मेरिट में सिर्फ 15 बच्चे आ रहे हैं और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे और जो 15 बच्चे ही उसमें आपकी भर्ती प्रक्रिया में होंगे, जो मेरिट के अंतर्गत आएंगे वो उन्हीं बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे ये मत सोचिए कि कोर्ट ने इनसे कहते हैं कि रिजर्व कर दीजिए सीट, इन बच्चों का अगर वो 40 नंबर भी लेके आ रहा है या 50 या 60 नंबर लेके आ रहा है, मेरिट लिस्ट से डाउन में भी आ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप दिमाग में ऐसा मत सोचिएगा, उन बच्चों का ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेरिट बनेगी उस मेरिट को उसको भी डिफेंड करना होगा, वो भी उस मेरिट फाइट करेगा, जब मेरिट के अंदर का आएगा तभी वहां पर क्या होगा उसका सिलेक्शन होगा। हाँ भाई इतना जरूर है कि जिसमें लिस्ट जारी होगी उन बच्चों का लिस्ट अलग कर दिया जाएगा और आपको जो 199 जो सीटें हैं उन सीटों में आपको रिजल्ट प्रकाशित होते हुए दिखेगा। जब तमाम प्रकरण सुलझ जाएंगे तो उनका भी, उन बच्चों का भी प्रत्यक्ष तौर पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
ये लिस्ट जारी करेगी, आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे के कितने नंबर। मान लीजिए जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि भैया इनको रिजर्व करते हुए पद निकाल दीजिए, आपकी जो वैकेंसी निकाल तो दी, आपका रिजल्ट खोल दिया, और साथ ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो 33 बच्चों के बाद में जब रिजल्ट घोषित होता है उसमें पता चल रहा है कि इन बच्चों का, उन 33 बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, किसी बच्चे का 58 नंबर 60 नंबर में या 65 नंबर में हो रहा है, और उससे अधिक नंबर वाला बच्चे का सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ उस बच्चे का हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। आप उसमें देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपके रिजल्ट में कहीं से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और रिजल्ट आपका जल्दी ही ये खुलेगा, और उस डिसीजन में कहीं भर भी कोई प्रभाव आपके उस डिसीजन में नहीं पड़ा है। एज इट इज जो डिसीजन है वही डिसीजन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब जब मेरी हरीश आर्य जी से जब बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा कि तमाम चीजें क्या, उन्होंने ये कहा कि सरकार बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर अधिकारी, जितने भी अधिकारी गण हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो ये रूल है, जो ये जो संशोधन किया गया है, ये गलत किया गया है, और तमाम आला अधिकारी हमारे पक्ष में हैं। जो सरकार के अधिवक्ता है, जो सरकार और जो आयोग है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये चीज हो, जो चीज हमने जो डिसीजन लिया, कहें जो हमने संशोधन किया है, उस चीज को कहीं ना कहीं हम गलत साबित हो, वो चीज ये नहीं है। उनके द्वारा ये लगता है कि इसमें नॉन बीएड जो बीए पास तक का ये चीजें होनी चाहिए। अब जब मैंने हरीश जी से इस संबंध में बात करा, उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं इसमें हाकम सिंह जैसे बहुत से ऐसे नुमाइंदे इसके अंतर्गत बैठे पड़े हैं, जो ये कतई नहीं चाहते हैं कि जो उनके रिश्तेदार इसमें नॉन बीएड वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसमें बीएड लागू हो, क्योंकि वो उनके माध्यम से मुझे ये भी कहा गया था, आप इस ऑडियो में सुनोगे, उसने कहा कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे, उनके कहीं ऐसी चीजें सामने आई थी कि भैया कि उनके कोई रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने इसकी पुख्ता प्रमाणित नहीं की। मैं भी उन पे ये आरोप नहीं लगाऊंगा, उनके द्वारा ये कहा गया है, मगर उनके द्वारा जो ये संज्ञान में आया है कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जो नेता लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार इसमें हैं, तो इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को घुमाया गया है। और जो लंच टाइम पे जो ये कह रहे हैं कि जो 12 तारीख को जो जजमेंट आया था, जो इनके जो अधिवक्ता थे, इनके अधिवक्ता के चीजों को समझने से पूर्व सरकार के जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जो उनके द्वारा यहाँ पर अपना जो पक्ष रखा गया, इनके पक्ष को ना सुनते हुए, और इनके वकील के जो पक्ष है, जो इनका तमाम चीजें जो इनका पक्ष में जो बात रखनी चाहिए थी, उनको मौका नहीं दिया गया है, और सरकार की तरफ से ये दबाव बनाया गया। इनके अधिवक्ताओं द्वारा ये कहा गया था भर्ती प्रक्रिया को बहुत लंबा ना खींचते हुए इस पे रिजल्ट घोषित करना है, और इस भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा कोर्ट में ना रखते हुए इसका रिजल्ट खोलना है, इसलिए कोर्ट पे दबाव बनाया गया, और ये इसलिए यहाँ पर ये जजमेंट आया। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो न्यायालय है वो किसी के दबाव में आकर ऐसा डिसीजन नहीं देती है जिस प्रकार से हमारे हरीश जी कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कोर्ट ने अपने हर चीजों को परखा होगा, समझा होगा, जब चाहे कमीशन के द्वारा जो चीजें रखी गई होंगी, सरकार के माध्यम से जो चीजें रखी गई होंगी, जो काउंटर फाइल किए गए होंगे, जो उसमें रिफाइल किया गया होगा, तमाम चीजें जो हुई होंगे, उसके मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन कहीं ना कहीं दिया गया है, और इस डिसीजन से ही आप लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। और जो राहत मिली है वो नॉन बीएड वालों को यहाँ पर मिली है कि भैया आप लोगों को भी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय ने सम्मिलित कर लिया गया है। जो चीज सरकार ने, जो चीजें संशोधन किया गया था, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि हाँ ये चीज सही है। तो दोस्तों, आपका रिजल्ट जल्दी ही यहाँ पर घोषित होगा, इस पे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस रिजल्ट पे कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जो 14 तारीख के अंदर जो कह रहे हो कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा या वो होगा, 14 तारीख के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा। बस आपके जो रिजल्ट घोषित होने वाली जो बात है उसमें कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। इसमें जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा, जो डिसीजन जो दिया गया है एज इट इज वही डिसीजन रहेगा। बस उसमें इतना होगा कि जो बच्चों के नाम जो इसमें नहीं जुड़ सके, उन बच्चों को इसमें लेते हुए और रिजल्ट घोषित करने का पुनः आदेश दे देगी सरकार। जब आप 14 तारीख को देखोगे, ये आपका जो केस है वो पहले ही अटेम्प्ट में जल्द ही ये पास हो गए, इसमें रिजल्ट घोषित करने के आदेश यहाँ पर दे दिए जाएंगे पुनः, और इनकी सीट को रिजर्व करते हुए, और रिजर्व भी पूरे ओवरऑल मेरिट में होगा। ये मत सोचिएगा कि 33 बच्चों का रिजर्व कर दिया गया, उनको वहां पर फायदा मिल गया, ऐसे में तो उनको फायदा मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए
पद रिजर्व करके या स्टे लगाने से अगर किसी को नौकरी मिल जाती तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जाएंगे कोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को स्टे करेंगे और अपना सीट रिजर्व कर लेंगे और सुरक्षित करते हुए आपको नौकरी की जरूरत ही क्या है, या फिर उन बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है जो ये तमाम चीजें करने के बाद सीधे कोई मेहनत कर रहा है कोई स्टे लेकर अपनी नौकरी ले लेगा। ऐसा तो नहीं है। जिस बच्चे ने मेहनत की है मेहनत उनकी व्यर्थ नहीं जाएगी। कहते हैं ना, जिंदगी खेलती उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो वही संघर्ष आप लोगों ने जिन बच्चों ने संघर्ष किया है, दिन रात एक की है, उन बच्चों के साथ अन्याय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अन्याय इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने लगन से मेहनत की है। चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे सरकार की गलतियों की वजह से तमाम चीजें, तो आपकी इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। जो चीज है, जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनको नियुक्ति अवश्य मिलेगी। हाँ, मैंने कहा था आप लोगों से कि इस संबंध में मैं एक मेरिट लिस्ट जारी करने वाला हूँ। तो आप सभी से ये विनती करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम नहीं भी लिखते हो, सिर्फ अपने नंबर, यहाँ पर आपके नंबर कितने आ रखे हैं वो वहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। उससे पता चल जाएगी कि मेरिट एक अथेंटिक मेरिट बनेगी कि हाँ पुख्ता ये हाँ कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। बहुत से बच्चे कहेंगे अभी यहाँ इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि रिजल्ट खुला नहीं है, तेरे को मेरिट की पड़ी है ना। मेरिट की तो पड़ेगी ना, सबको पड़ेगी। जो बच्चा ऐसा कमेंट करेगा उसको तो नहीं पड़ेगी, सभी को पड़ेगी। अगर मैं भी आपकी जगह पे, मुझे भी ये महसूस होता है कि मेरे इतने नंबर हैं, रिजल्ट तो खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं तो कल खुलेगा। मुझे पता होना चाहिए कि इस मेरिट के अंदर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं भी तो एक उत्साहित हूँ कि होगा या नहीं होगा, ये चीज है। तो आप लोग निश्चिंत रूप से बेझिझक होकर अपना नंबर वहां पर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, बहुत से बच्चे क्या अथेंटिक नंबर शेयर कीजिएगा, उसमें ये नहीं कि मेरे इतने हैं तो मैं बढ़ के बता दूं। इसमें क्या होगा, ये आप अपने आप को छलोगे ऐसा करोगे तो। क्योंकि जब रिजल्ट घोषित होगा, जो बच्चे ने मान लीजिए 75 लिखा है, 80 लिखा है, 85 लिखा है, पता चला जिस दिन रिजल्ट जारी हो रहा है उसका नाम ही नहीं होता, फिर आपको कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी आप खुद समझ लीजिएगा। देखिए, नंबर शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला। जिसके नंबर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो पटवारी भर्ती हो रही थी उसमें जब बच्चों द्वारा जो इंटरव्यू दिया जा रहा था, जब लोक सेवा आयोग के बाहर से बच्चे बता कि कोई कह रहा था मेरा 70 नंबर, कोई कह रहा था मेरा 65 नंबर है, कोई कह रहा था मेरा 60 नंबर है। इसमें घबराने, इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या, इसमें छुपाने वाली बात क्या। जो चीज है ना, जितने नंबर आए हैं उतने नंबर ही तो बताओगे। उसमें ज्यादा बड़ा के बताया, जो एक्चुअल जो नंबर आपके हमारे सीट में जो दिए हुए थे वो नंबर आप इसमें साझा करें। और जल्द ही आपकी मैं यहाँ पर मैं लिस्ट बनाऊंगा कि इसके अंतर्गत आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है कि इस जानकारी से कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी कि तमाम चीजें क्या है। और अब देखिए दोस्तों, हरीश आर्य जी और मेरे मध्य क्या बात हुई थी, वो क्या चीज कह रहे थे, इस चीज को समझिएगा। देखिए, वो बहुत कुछ कह रहे थे कि ये चीजें गलत है, कि भैया जो सरकार हमारे पक्ष में नहीं थी, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और ये बड़ा षड्यंत्र खेला गया है। चाहे अधिवक्ताओं के माध्यम से गए, ये अलग अलग सरकार के माध्यम से, आयोग के माध्यम से बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये इस प्रकार की चीजें हो। ये जो रिजल्ट है उन्होंने, सरकार ने ये दबाव बनाया कि इस रिजल्ट को खोलने के लिए तमाम चीजें जो हुई थी, इसके अंतर्गत हरीश जी से मेरी बात हुई। देखिए, हरीश जी अपनी जगह पे सही हैं, मैं उनकी कहीं पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। देखिए, हर कोई अपना संघर्ष करता है, अपने लिए वो करता है। देखिए, जब गाय का बछड़ा पैदा होता है तो गाय चरती है अपने लिए, बछड़ा चरता है अपने लिए। यहाँ पर हर कोई अपने अपने लिए करता है, तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और अगर मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी वही करता जो उनके माध्यम से किया गया है। क्योंकि आप लोगों को भी तो नौकरी की, जो नॉन बीएड वाले हैं, आप लोग भी इतने फड़फड़ा रहे हो कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, तो वो भी तो कहेंगे ना। उनको भी अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें रखने का अधिकार है। इसलिए वो अपने अधिकार के माध्यम से न्यायालय के शरण में गए। जो डिसीजन न्यायालय देगी वो सर्वमान्य होगा, चाहे वो हरीश जी हैं, चाहे मैं हूं, या चाहे आप हो, सभी को ये सर्वमान्य होगा। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत से बच्चे कहेंगे कि यार हरीश जी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से जाएंगे, कि जब तक आपका रिजल्ट तो अभी विचाराधीन है। जब रिजल्ट पूरी तरीके से आउट हो जाए, जैसे सिंगल बेंच में जो डिसीजन आया था, जो एक झटके में वो डिसीजन दिया गया था, उसी डिसीजन को डबल बेंच में इन्होंने चुनौती दी थी। उसका रिव्यू हुआ, जब रिव्यू हुआ तो वही जो पहले जो बेंच में जो
डिसीजन देगा, उसी से रिलेटेड उसी प्रकार से डिसीजन आया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है। आप लोगों के दिल में बहुत से बच्चे होंगे हरीश वो गलत है, मैं ना देखिए, किसी को गलत साबित करने की होड़ मत कीजिएगा, वो अपनी जगह पे सही है। आप भी खुद को उनकी जगह पे रख के देखिएगा, वो तमाम चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। आप उस नज़रिए से भी सोचिए, जो बात हमारी चीज़ हुई, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी जगह पे सही है। मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहराऊंगा, सब लोग अपने लिए कोशिश करते हैं, नौकरी की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, आपका यहाँ पर रिजल्ट खुलेगा। देखिए, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें, और हो सके तो अपने नंबर कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आप ये ऑडियो सुनिएगा, इस ऑडियो से आपको पता चल जाएगा तमाम चीज़ें क्या रही। ठीक है, जी जी। उसमें इन लोगों ने, सरकार ने हम लोगों को, जो हम लोगों का प्रयास है उसको पूरी तरीके से कुचलने का प्रयास किया था उन्होंने ना। जी जी जी। जैसे कि वहां पर पूर्व महाधिवक्ता को खड़ा कर दिया गया था, सरकारी वकील वहां खड़े कर दिए गए थे, और शॉर्टकट मारने की वो कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास में जवाब देने के लिए नहीं होता है, ये 6-6 महीने तक जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब जवाब अभी इन्होंने सबमिट करा, तो जवाब में ये बहस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इन्होंने वही करा कि अपनी बात को जो गलत थी, उन्होंने सत्य साबित करने की, चाहे आयोग है, सरकार ने लिपापोती कर दी। लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं यार। ये 100% जो है, जब हमने इसके पीछे एनसीटी के बारे में दिल्ली से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के सारी गलती अधिकारी मान रहे हैं, लेकिन ये मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये खाली जो है, अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ असामाजिक तत्व जैसे हाकम सिंह जैसे लोगों का इसमें हाथ है इसमें। अच्छा, इसमें भी आ गए, है इसमें भी आ गया ऐसा। नहीं, तो ये ऐसा है ना, हमारे जो फर्स्ट बेंच में जो हमने पिटिशनर बनाया था, जी जी उसको इन लोगों ने खरीद करके पैसे दे करके विड्रॉल करवा लिया, केस जी से दिलाना था। हाँ, और अब वो जो है, विड्रॉल हो अब गया था। जब इतनी सरकार को इतनी जल्दी थी, तो वहाँ बहस करने के लिए खड़े क्यों नहीं हो पा रहे वहां पर? ये खाली शॉर्टकट मार रहे हैं। जी। हाँ, तो हम भी सारे लोग जितने हमारे साथ में, वो सारे के सारे ये है कि वो हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम लोग सही है ना। हम लोग टीचरों की योग्यता यदि हमें पता नहीं होता, कौन तय करता है? राज्य सरकार नहीं कर सकती है, वो तो एनसीईआरटी करेगी। एनसीटी है, दिल्ली केंद्र सरकार की एनसीटी करेगी। हाँ हाँ। हाँ, तो जब इनके पास में अधिकारी ने और विषय में क्यों नहीं करते हैं? मैं यदि इनको मनमानी करना है, ये तो वो है कि अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ये नियम को परिवर्तन कर देते हैं। हम लोगों ने जब शासन में ये फाइल देखी थी कि किस तरीके से इनको बनाया गया, तो उसमें भी इन्होंने जो है कुछ जो आवश्यक डिपार्टमेंट होते हैं उनसे इन्होंने परमिशन नहीं ली। इन्होंने जो मुख्यमंत्री को उसमें अध्यक्ष बना दिया, और मुख्यमंत्री का ऐसा हमने सुना कि उनका कोई आदमी था इसमें, इसलिए उन्होंने ये बीए का तो आजकल आज की डेट में किसी भी स्कूल में उत्तराखंड के अंदर, चाहे प्राइमरी हो, चाहे एलटी हो, चाहे कोई भी हो, बिना उसके क्या बोलते हैं, योग्यता के, कोई भी चीज, मतलब न्यूनतम योग्यता को, जो शैक्षिक योग्यता है उनकी, वो कम नहीं होनी चाहिए, वो एनसीटी के आधार पर ही होनी चाहिए। तो ये जो परसों जो डबल बेंच में जो फैसला दिया गया था, वो क्या था? उसमें जो जिस प्रकार से कह दिया गया था कि इतने बच्चों को रिजर्व रखते हुए रिजल्ट कितने आउट। कितने तारीख की बात कर रहे हो? किसी 2 डिसीजन हुए हैं ना, 12 और 13 तारीख। वो क्या हुआ, उस बारे में बता दीजिए मेरे को। 12 12 तारीख को तो 12 तारीख को मैं कह तो रहा हूँ कि इन्होंने जो है लिस्टिंग में वो करके संशोधन करवा करके, उसके बाद इन्होंने उसको जो है बिना सुनवाई के ही महाधिवक्ता जज के सामने, कोर्ट के सामने ये कह दिया कि इनका रिजल्ट खुलवाना है, और इनको लंबे समय से रिजल्ट रुका हुआ है। तो वहां पर हमारे वकीलों को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अच्छा, वो जो आपका जो 12 तारीख को जो जजमेंट आया था, उसी में ही कहा गया था कि ये जो 15 बच्चों का रिजल्ट बाद ये में। 15 बच्चे भी ये सरकार की ओर से झूठ कहा गया था ना कि 15 बयासी हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन जब हमारे वकील खड़े हुए, तो वहाँ 31 याची बोलना पड़ा, उनको स्वीकारना पड़ा। अच्छा, और तो दूसरी चीज हमारी तरफ से ये कहा गया वहां पर कि भाई ये सरकार जो है अपनी तरफ से सरकार जो है, ये जिन लोगों की योग्यता नहीं है उनको भी नौकरी दिलवाना चाह रही है। तो उसके बाद तुरंत कोर्ट ने संज्ञान लिया और स्टे ले लिया उसमें दोबारा से। तो ये जो अब जो 13 तारीख को जो आप कह रहे हो, जो दूसरा वो डिसीजन आया, वो क्या था, वो भी बताओ। तो वो ये तो बता रहा हूँ मैं, पहले दिन तो इन लोगों ने
हमारे वकीलों को पूर्व सूचना के इन लोगों ने उसमें क्या बोलते हैं संशोधन करवा के 22 की थी उस समय डबल बेंच जो है इंटरवल तक चल रही थी, यानी कि 1 बजे तक चल रहे थे। उस समय जज को खड़े उठते उठते इन लोगों ने बड़े फेस को पूर्व महाधिवक्ता राज्य ये क्या बोलते हैं राज्य के जो बड़े बड़े वकील हैं सरकार की तरफ से उनको खड़ा करके वो देखिए हमने रिजल्ट खुलवाना है। हाँ, तो लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें नॉन बीएड है, इस तरीके से इन्होंने गड़बड़ियां कर रखी, ये चीजें कुछ नहीं है। तो कोर्ट ने भी ये सोचा कि भाई इन लोगों का यदि जो है रिजल्ट खुलवाना तो खुलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे समझ में बात नहीं आई, इतने लंबे टाइम से अगर ये जो जज देख रहे थे, क्या इन्होंने अपने इस केस को स्टडी नहीं करा था कि इसमें नॉन बीएड बीएड वालों का लंबे समय से ऐसा है ना कि हम लोगों ने तो शुरुआत से लेकर के विभाग में भी ये कहा कि भाई तुम अपना जवाब सबमिट करो, अपने जो तुम्हारे काउंटर है उनको सबमिट करो, लेकिन आयोग का आज तक भी काउंटर नहीं किया। जबकि पहले दिन जिस दिन डिसीजन आना था इसमें उस दिन जो है आयोग का तो काउंटर का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने रूल चैलेंज किया हुआ है, रूल को हमने चुनौती दे रखी है, तो रूल का तो आयोग का कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो आयोग ने उसमें टाइम ले लिया। तो ये वाली जो बात आ रही कि भैया पहले जो 15 बच्चे थे, 15 बच्चों के बाद जो 13 तारीख को जो जजमेंट आया था उसमें यह था कि जो और जो शेष बच्चे बच्चे थे, जितने भी जैसा आप 32-33 बता रहे हो, उनको इंक्लूड करते चलो हुए ऐसा करना, अभी मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहूँ क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है। बाकी जितना मेरे को था मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, बाकी सारी जानकारियां वो तो कोर्ट ही देखेगा ना सारी। वो सही है। अब वो 14 फरवरी का क्या है वो मैटर 14 फरवरी को क्या है कि 14 फरवरी को संभव तो ये कि डिसीजन मैटर में है, तो शायद डिसीजन आ जाए। क्या लगता है आपको? बाकी मैंने जो चीजें कही है नहीं, वो सही कही है, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो चीजें कही जो मैंने वहां पर देखी हुई है, सरकार अपना पक्ष को सही निर्णय नहीं लेते हुए शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। एक उस बच्चे के साथ में जिसने जो अपनी पूरी मेहनत के साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करी और जब उसकी नौकरी लगने की बात आई है तो तब ये अपने हिसाब से अपने बच्चों के हिसाब से नियमावली बनवा देते हैं। क्या इसमें क्या मुख्यमंत्री का भी जो भाई भतीजे होंगे? तो ये हमें सुनने में आया, देखो मैं इस चीज को भी नहीं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक फोटो देखी थी और वो फोटो ये देखी थी त्रिवेंद्र रावत जी को ही इसमें जो है वो बनवाया गया था उस समय। इस नियमावली को चेंज करने के लिए उसको उनके हाथों से ही होना था उस समय सचिवालय से। हाँ, कैबिनेट। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कैबिनेट में भी झूठ बोला गया कि उत्तराखंड के अंदर जो है हम बीएड की डिग्री नहीं दे सकते ड्राइंग सब्जेक्ट में, इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं। तो इतने बड़े झूठ बोले हुए इन्होंने सब जगह। अच्छा, हाँ, वो वाली बात गलत है फिर कि जो आपके जो 33 बच्चे हैं, 33 बच्चों को हाँ, इसमें इंक्लूड किया जाएगा, वो वाली बात गलत है। मैं 33 बच्चों की 15 बच्चों की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ही बोल रहा हूँ कि जो चीज इन्होंने गलत करी है उस चीज पे सरकार को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, बाकी कोर्ट में विचाराधीन है। तो अब जब विचाराधीन है, तो जैसे विचाराधीन है, क्या इसमें कोई भी कहीं दूसरे जगह आप इस चीज को फाइल कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, या जब तक विचाराधीन जब तक सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं हम लोग? फिलहाल तो हमें अभी यही अपने कोर्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्होंने गलत तथ्य न सामने रखते तो अभी तक तो ऐसा होता नहीं। जब हमारा पक्ष रखा गया वहां पर तो ले देखिए, बात यह है कि जितने भी सरकारी वकील हैं या जो सरकार के पक्ष रखा, चाहे आयोग के पक्ष रखा, वो आपके विपरीत रख दिया सारे लोग। है। जितने भी सरकार के वकील थे, आला अधिकारी थे, वो ये चाह रहे थे कि भैया ये केस जल्दी से निपट जाए और रिजल्ट खुल जाए। नहीं तो अब यदि जो है जल्दी चाहती सरकार, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने की डेट क्यों लगवाई गई फिर 12 तारीख वाले ने? दूसरी चीज, यदि जल्दी होता तो 6 महीने से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा वहाँ? मेरा प्रश्न तो ये है ना, यदि जो जल्दी होती, ये शॉर्टकट मार रहे हैं। शॉर्टकट कैसे मार रहे हैं कि जब मौका लगे तब पटक दो, और जब तक मौका नहीं है तब तक चलने दो। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वाली आपने सूचना दी उसके लिए धन्यवाद सर। ठीक, ओके, थैंक यू।